कहानी की शुरुआत में हमें मार्टिन्स नाम की एक साइंटिस्ट दिखाई देती है जो अपनी टीम के दो सदस्यों मेजर रॉबर्ट और ट्रिनी के साथ ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से टाउन में पहुंचती है। उन्हें सूचना मिली थी कि इस इलाके में एक बेहद खतरनाक फंगस देखा गया है। कहा जाता है कि सालों पहले नासा की एक टूटी हुई सैटेलाइट का हिस्सा यहाँ क्रैश हुआ था और शायद उसी से यह फंगस पैदा हुआ है। इसके बाद तीनों ने हैजमैट सूट पहने और अपने बॉडी कैम्स ऑन करके पूरे इलाके की जांच शुरू कर दी। जब उन्होंने पूरा एरिया सर्च किया तो वहाँ 14 घर और 12 गाड़ियां मौजूद थीं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्हें कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया। आखिरकार उन्हें वो टैंक मिल जाता है। मार्टिन्स नोटिस करती है कि लोकल लोगों ने उसे आलू और साबुन से बने एक लिक्विड से साफ करने की कोशिश की थी। फिर मार्टिन्स एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से टैंक को ध्यान से देखने लगती है। थोड़ी जांच के बाद उसे समझ आता है कि वही आलू वाला मिक्सचर टैंक के अंदर रिस चुका था और उसी ने फंगस को बढ़ने का मौका दिया। सिर्फ थोड़ा सा पानी मिलते ही यह फंगस बहुत तेजी से फैल सकता था। उसी दौरान मार्टिन्स को वहां एक हरा निशान भी दिखाई देता है। वह रॉबर्ट से कहती है कि इसे पकड़ो ताकि वह इसे करीब से देख सके। पास से देखने पर वह बताती है कि यह हरी फंगस अब बढ़कर म्यूटेट हो चुकी है। तभी अचानक वह फंगस हिलने लगता है और उनकी तरफ झपटता है। यह देखकर मार्टिन्स घबरा जाती है और तुरंत पीछे हट जाती है। उसी वक्त ट्रिनी घोषणा करती है कि उसे एक लाश मिल गई है। मार्टिन्स तुरंत उसके पास पहुंचती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि थोड़ा सा फंगस उसके जूते पर लग चुका था। वह फंगस धीरे धीरे जूते के सोल को नष्ट करते हुए हैजमैट सूट के अंदर घुसने लगता है। खैर, छत पर उन्हें एक लाश मिलती है जिसकी पूरी छाती बुरी तरह फटी हुई होती है और उसकी स्कल प्लेट्स भी टूटकर अलग हो चुकी होती हैं। फिर रॉबर्ट आसपास नजर डालता है और देखता है कि शहर के लगभग सभी स्थानीय लोग अपने घरों की छतों पर मृत पड़े हैं और सबके घाव एक जैसे ही हैं। इसके बाद मार्टिन्स एक थ्योरी देती है कि फंगस ने उन सभी लोगों को छत पर चढ़ने के लिए मजबूर किया होगा और वहीं उन्हें इंतजार करवाया जब तक उनके शरीर फट नहीं गए। इस तरह फंगस आसानी से और तेजी से फैल सकता था। तभी अचानक उस मृत व्यक्ति का सिर फट जाता है और उसके अंदर मौजूद फंगस बाहर निकलकर दिखाई देने लगता है। इसके बाद मार्टिन्स वापस उसी टैंक के पास जाती है ताकि वह सैंपल इकट्ठा कर सके। वह कहती है कि शायद दोबारा एंट्री के दौरान कोई फंगस टैंक के शेल के अंदर घुस गया होगा, जिसका मतलब ये था कि एक नई प्रजाति विकसित हो चुकी है। जैसे ही सैंपल मिल जाता है, ग्रुप वहां से निकलने की तैयारी करने लगता है, लेकिन इसी दौरान फंगस पहले ही मार्टिन्स के शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका होता है। उसे अचानक बहुत तेज गर्मी महसूस होती है और थोड़ी ही देर में उसे चक्कर आने लगते हैं, यहाँ तक कि उसका चलना भी मुश्किल हो जाता है। तभी अचानक मार्टिन्स अपने हेलमेट के अंदर ही हरे फंगस की उल्टी कर देती है। इसके बाद फंगस धीरे धीरे उसके दिमाग पर नियंत्रण करने लगता है और वह बार बार सिर्फ एक ही शब्द दोहराने लगती है, स्प्रेड स्प्रेड। फिर मार्टिन्स तेजी से गाड़ी की तरफ भागती है। यह देखकर ट्रिनी तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेती है, लेकिन जैसे ही मार्टिन्स गाड़ी लेकर उसकी तरफ बढ़ती है, रॉबर्ट ट्रिनी को धक्का दे देता है। गाड़ी सीधे रॉबर्ट से टकरा जाती है, जिससे उसकी पीठ बुरी तरह घायल हो जाती है और वह हिल भी नहीं पाता। इसके बाद मार्टिन्स ट्रिनी की बंदूक छीनने की कोशिश करती है। ट्रिनी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती और आखिरकार बंदूक मार्टिन्स के हाथ लग जाती है। लेकिन उसी पल मार्टिन्स को थोड़ी देर के लिए होश आ जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया है। उसी क्षण वह एक बड़ा फैसला लेती है। वह अपने हैजमैट सूट की एयर ट्यूब हटा देती है और उसी खुले हिस्से में बंदूक चला देती है ताकि खुद को खत्म करके फंगस के फैलाव को रोक सके। कुछ घंटों बाद दिखाया जाता है कि फौज उस टाउन में पहुंचती है ताकि फंगस के कुछ सैंपल्स इकट्ठा किए जा सकें। जैसे ही वे मिशन पूरा करके निकल जाते हैं, पूरा टाउन ब्लास्ट कर दिया जाता है। इसके बाद वह सैंपल अमेरिका की एक हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में ले जाया जाता है, जहां उसे कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रख दिया जाता है। समय बीतता है और धीरे धीरे यह घटना लोगों की यादों से मिटने लगती है। अब साल 2026 आ जाता है। वह जगह अब एक स्टोरेज कंपनी बन चुकी होती है। एक सुबह हम ट्रेविस नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो काम पर आता है, लेकिन उसका मैनेजर ग्रिफिन उसे परेशान करने लगता है। ग्रिफिन चाहता है कि ट्रेविस उसकी मदद करे क्योंकि वह पूरी बिल्डिंग को लूटने की योजना बना रहा होता है, लेकिन ट्रेविस साफ इनकार कर देता है। इसके बाद ग्रिफिन उसे धमकाता है और आखिर में ट्रेविस को मजबूरी में सिर्फ इतना मानना पड़ा कि वह गैंग के लिए दरवाजा खोल देगा। उस शाम मैरी अपनी स्टोरेज यूनिट चेक करने के लिए वहां पहुंची। उस वक्त ट्रेविस भी वहीं मौजूद था और उसने मैरी से हल्की फुल्की बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मैरी बहुत जल्दी में थी और ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। जब ट्रेविस उसे एलिवेटर तक छोड़ने गया, तभी उसे एक बीप बीप की आवाज सुनाई दी। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि शायद कोई मामूली टेक्निकल दिक्कत होगी। उधर स्टोरेज यूनिट के अंदर मैरी ने अपने बूट से एक बंदूक निकाली। फिर उसने अपने दिवंगत पति की तस्वीर देखी और धीरे से हैप्पी एनिवर्सरी कहा। उसके मन में कुछ गलत करने का ख्याल था, लेकिन वह खुद को इसके लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। इसी बीच ट्रेविस को फिर वही बीप वाली आवाज सुनाई देती है। इस बार वह रेडियो उठाकर अपनी नई को वर्कर नायोमी को कॉल करता है। कुछ ही देर में नायोमी लॉबी में आ जाती है, लेकिन वहां उसे कोई भी अजीब चीज दिखाई नहीं देती। दोनों आपस में बात करने लगते हैं और उसी दौरान नायोमी की नजर ट्रेविस के टैटू पर पड़ती है। तभी अचानक नायोमी के फोन पर एक कॉल आता है। वह कुछ देर किसी से बहस करती है और
और फिर कॉल काट देती है। लेकिन इसके तुरंत बाद उसे भी वही बीपिंग साउंड सुनाई देती है। दूसरी तरफ नॉर्थ कैरोलिना में रॉबर्ट को अचानक गवर्नमेंट का कॉल आता है। वह पहले अपनी पत्नी को कहता है कि सब कुछ ठीक है। फिर वह एक तिजोरी खोलकर अपना पुराना सैटेलाइट फोन निकालता है और अपने पुराने बेस को कॉल करता है। वहां एबिगेल उसे बताती है कि उन्हें टेम्परेचर में गड़बड़ी का अलर्ट मिला है। यह सुनकर रॉबर्ट गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इस फंगस को बहुत हल्के में लिया जा रहा है। वह दोहराता है कि उसने खुद इसकी ताकत देखी है और यह बेहद खतरनाक है। इधर फैसिलिटी में ट्रेविस और नायोमी को समझ आ जाता है कि यह बीपिंग आवाज दीवार के पीछे से आ रही है। इसी बीच नायोमी को फिर से कॉल आता है, लेकिन इस बार वह उसे इग्नोर कर देती है और बताती है कि यह उसके बच्चों के पिता का कॉल है। फिर वह कहती है कि दीवार तोड़कर देखना चाहिए कि आवाज कहां से आ रही है, लेकिन ट्रेविस साफ मना कर देता है क्योंकि उसे डर है कि इससे उसकी नौकरी चली जाएगी। इसी दौरान नायोमी ट्रेविस के टैटू को देखकर अंदाजा लगाती है कि शायद वह पहले जेल में रह चुका है। वह लगातार उसे समझाती रहती है कि दीवार तोड़नी चाहिए और आखिरकार ट्रेविस मान जाता है। वह औजार लेकर आता है और दीवार में एक छेद कर दिया गया। उस छेद के पीछे एक छुपा हुआ कमरा निकला जिसमें एक बड़ा कंप्यूटर सिस्टम सेटअप किया हुआ था। ट्रेविस अंदर जाकर उसे ध्यान से देखने लगा, लेकिन नायोमी को तुरंत समझ आ गया कि यह पूरा सिस्टम टेम्परेचर मॉनिटरिंग कंट्रोल पैनल है। फिर जब उन्होंने दीवार का एक और हिस्सा तोड़ा तो नायोमी भी ट्रेविस के साथ उस कमरे के अंदर आ गई। ट्रेविस ने बताया कि यह बिल्डिंग पहले आर्मी द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। दीवार पर एक बड़ा मैप लगा हुआ था जिसे देखकर नायोमी ने तुरंत उसकी फोटो खींच ली। जैसे ही उसकी नजर नीचे की तरफ गई, उसे पता चला कि और भी लेवल मौजूद है। अब वह जानना चाहती थी कि नीचे आखिर क्या छुपा है, लेकिन ट्रेविस ने साफ मना कर दिया। नायोमी फिर से उसे मनाने लगी। आखिरकार ट्रेविस गुस्से में बोल पड़ा कि उसने जिंदगी में बहुत बार लोगों की बात मानी है और वही चीज उसे जेल तक ले गई। यह सुनकर नायोमी तुरंत अपनी जिद के लिए माफी मांग लेती है, लेकिन ट्रेविस को समझ आ जाता है कि अगर वह नहीं गया तो नायोमी अकेले ही आगे बढ़ जाएगी। इसलिए वह मजबूरी में उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जब दोनों एलिवेटर से नीचे जाते हैं तो मैप को फॉलो करते हुए उन्हें एक अलमारी के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है। वह दरवाजा पहले से ही बंद था। ट्रेविस उसे जोर से लात मारता है और दरवाजा टूट जाता है। अंदर एक और सीक्रेट कमरा सामने आता है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, एक सेकंड के लिए अलार्म बज उठता है। कमरे के अंदर चारों तरफ देखते हैं तो वहां 70 के दशक के पुराने इक्विपमेंट पड़े होते हैं, जिनमें हैजमैट सूट भी शामिल थे। कॉरिडोर के आखिरी छोर पर उन्हें नीचे जाने वाली सीढ़ियां मिलती हैं। जब वे नीचे झांकते हैं तो पता चलता है कि यह सीढ़ियां लगभग 500 फीट गहराई तक जा रही हैं। इसलिए नायोमी ट्रेविस को पहले नीचे उतरने के लिए कहती है। आखिरकार नीचे पहुंचने के बाद दोनों को एक दरवाजा मिलता है जिस पर लिखा होता है DTR एक्सेस ओनली। उन्हें नहीं पता होता कि DTR का मतलब क्या है, लेकिन फिर भी वे दरवाजा खोल देते हैं। अंदर एक सील्ड चैम्बर होता है और एक बड़ी पाइपलाइन जिसमें बर्फ जैसा ठंडा पानी बह रहा होता है। एक कोने में उन्हें कुछ चूहे दिखाई देते हैं जो फंगस से ढके हुए होते हैं। मुश्किल से हिल पा रहे थे क्योंकि उनकी पूंछें एक दूसरे में उलझकर गांठ बन चुकी थी। कुछ चूहे तो इतने बेकाबू हो चुके थे कि एक दूसरे को ही काटने लगे थे। तभी अचानक एक चूहा झपटकर ट्रेविस की तरफ बढ़ा और ट्रेविस तुरंत पीछे हट गया। इसी बीच नायोमी दरवाजे के शीशे से झुककर अंदर देखने लगी। उसने देखा कि एक अजीब सी फंगस पूरे चैम्बर की हर दीवार पर फैल चुकी है। दरवाजे पर भी हल्की सी फंगस लगी हुई थी। जैसे ही नायोमी उसे छूने वाली थी, ट्रेविस ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। नायोमी ने बताया कि दरवाजा अजीब तरह से गर्म लग रहा है। यह सुनकर दोनों समझ जाते हैं कि अब यहाँ रुकना सही नहीं है और तुरंत निकलने का फैसला करते हैं। उधर बाहर माइक अपनी गाड़ी पार्क करता है और गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारता है। फिर वह अपनी बंदूक को घूरने लगता है और नायोमी को कॉल करता है, जो असल में उसके बच्चों का पिता होता है। लेकिन नायोमी कॉल नहीं उठाती तो माइक उसे एक वॉइस मेल छोड़ देता है जिसमें वह गुस्से में पूछता है कि वह फोन क्यों नहीं उठा रही और बताता है कि वह खुद बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुका है। इसी दौरान अचानक उसे अपनी गाड़ी के ट्रंक से आवाज सुनाई देती है। वह डरते हुए जाकर ट्रंक हिलते हुए देखता है। जैसे ही वह ट्रंक खोलता है, उसे पता चलता है कि जो बिल्ली उसे मरी हुई लग रही थी वह असल में जिंदा है। माइक उसे गोली मारने के लिए माफी जैसा कुछ बोलता है, लेकिन तभी बिल्ली अपना चेहरा दिखाती है। उसका आधा चेहरा फंगस की वजह से पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। अचानक वह ट्रंक से कूदकर जमीन पर फंगस की उल्टी करने लगती है। इसके बाद वह गाड़ी की छत पर चढ़ जाती है और एंटीना तक पहुंचती है, जहां एंटीना के संपर्क में आते ही उसका सिर बुरी तरह फट जाता है। उसी पल उसका पूरा शरीर ब्लास्ट हो जाता है और उसका गंदा खून माइक और पास खड़े कुछ हिरणों पर गिरता है। अब फंगस तेजी से माइक के दिमाग की तरफ बढ़ने लगता है और वह अचानक जमीन पर गिरकर कई मिनट तक उल्टी करता रहता है। धीरे धीरे फंगस उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता है और वह उसी के कंट्रोल में आ जाता है और उसे आदेश मिलता है कि और लोगों को ढूंढो। अब माइक समझ जाता है कि उसे नायोमी को ढूंढना है। वह बंदूक उठाकर बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और एक जख्मी हिरण भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। उधर DTR प्लेन के अंदर रॉबर्ट मार्टिन्स की मौत का वीडियो देख रहा होता है। तभी उसे वेस्ली का कॉल आता है, जो अब उनकी डिवीजन का नया लीडर बन चुका है। वेस्ली को लगता है कि रॉबर्ट किसी पुराने बंद केस को लेकर जरूरत से ज्यादा सोच रहा है और शायद यह सिर्फ एक खराब सर्किट
सॉकेट की समस्या है। इसी बात पर दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। कॉल कट जाता है और कुछ देर बाद एबिगेल का फोन आया। उसने बताया कि उसने ऑस्ट्रेलिया वाली रिपोर्ट पढ़ ली है और वह पूरी तरह से रॉबर्ट की तरफ थी। रॉबर्ट ने उसे ट्रेनिंग के लिए एक मैसेज भेजा जिसमें आइटम 7 का जिक्र किया गया था। इसी बीच वेस्ली ने एबिगेल को पर्सनल फोन पर बात करते हुए देख लिया। स्थिति संभालने के लिए एबिगेल ने तुरंत बहाना बनाया कि वह अपने बॉयफ्रेंड से प्रेगनेंसी को लेकर बात कर रही थी ताकि वेस्ली उसे ज्यादा डिस्टर्ब न करे। उधर फैसिलिटी में ट्रेविस और नायोमी ने इंटरनेट पर डीटीआर सर्च किया और पाया कि इसका मतलब है डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी। यह जानकर दोनों कुछ पल के लिए हैरान रह जाते हैं। जैसे ही वे अलमारी से बाहर आते हैं वे चौंक जाते हैं कि एक हिरन सीधे एलिवेटर के अंदर जा रहा है। ट्रेविस समझ ही नहीं पाता कि यह सब कैसे हो रहा है और तभी कहानी में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में सालों पहले यह फंगस अपनी कंटेनमेंट से बाहर निकल चुका था। वह एक छोटे से दरवाजे के छेद से बाहर आया था। फिर एक कॉकरोच ने उसे खा लिया और वह भी संक्रमित हो गया। इसके बाद वह कॉकरोच एक चूहे के संपर्क में आया और फंगस उस चूहे की नाक पर चिपक गया। कॉकरोच वेंट्स के रास्ते बाहर निकलकर सड़क तक पहुंच गया जहां माइक की गाड़ी ने उसे कुचल दिया। वहीं से फंगस टायर्स के जरिए ऊपर चढ़ता हुआ ट्रंक के अंदर पहुंच गया। इसी तरह वह मरी हुई बिल्ली भी दोबारा एक्टिव हो गई। अब वापस वर्तमान में ट्रेविस और नायोमी को लॉबी की तरफ भागते हुए दिखाया जाता है। तभी वे देखते हैं कि वही हिरन एलिवेटर से बाहर निकल रहा है। जैसे ही हिरन उन्हें देखता है वह सीधा उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। नायोमी मौके पर ट्रेविस को खींचकर साइड में कर देती है और उसी पल हिरन का शरीर अचानक फट जाता है जिससे उसके सींग उड़कर दीवार में धंस जाते हैं। उसी वक्त माइक भी एलिवेटर से बाहर आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि उसने अपने माँ बाप की बिल्ली को गोली मारी थी लेकिन वह किसी तरह फिर से जिंदा हो गई। वह बंदूक निकालकर उन पर चिल्लाता है कि अपना मुंह खोलो क्योंकि वह उनके अंदर फंगस वाली उल्टी डालना चाहता है। यह देखते ही ट्रेविस और नायोमी तुरंत वहां से भाग जाते हैं और माइक उनके पीछे गोलीबारी शुरू कर देता है। गोलियों की आवाज से मैरी की नींद खुल जाती है। इधर माइक लगातार उनका पीछा कर रहा होता है इसलिए दोनों एक स्टोरेज यूनिट में छिप जाते हैं। लेकिन समस्या यह होती है कि दरवाजा जाम होता है और सही से बंद नहीं हो पाता। तभी माइक कॉरिडोर से गुजरता है लेकिन उसकी नजर उन पर नहीं पड़ती। उसी दौरान अचानक नीचे एक फ्लैश लाइट गिर गई लेकिन ट्रेविस ने बिल्कुल सही वक्त पर उसे पकड़कर अंदर खींच लिया। माइक उन्हें नोटिस किए बिना आगे बढ़ गया और दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही ट्रेविस थोड़ा पीछे हटा उससे गलती से कुछ सामान गिर गया और जोर की आवाज हो गई। थोड़ी देर बाद माइक फिर से वापस आ गया और दरवाजे के अंदर हाथ डालकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसी मौके पर ट्रेविस और नायोमी ने मिलकर दरवाजे को जोर से धक्का दिया और किसी तरह उसे बंद कर दिया। माइक को मजबूरी में अपना हाथ पीछे खींचना पड़ा जिसमें उसकी उंगलियां बुरी तरह टूट चुकी थीं और खून बह रहा था। इसके बाद नायोमी इंटरनेट पर मदद के लिए कोई नंबर ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर रॉबर्ट को ट्रिनी लेने आती है और उसे बताती है कि स्टोरेज यूनिट जाने से पहले उन्हें आइटम 7 लेकर जाना होगा। इसी बीच एबिगेल का कॉल आता है जिसमें वह बताती है कि फैसिलिटी से एक सिविलियन लाइन पर है। फिर वह दोनों कॉल्स को कनेक्ट कर देती है और अब नायोमी सीधे रॉबर्ट को पूरी स्थिति समझाने लगती है जबकि बाहर माइक दरवाजे पर जोर जोर से मार रहा होता है। सब कुछ सुनने के बाद रॉबर्ट समझ जाता है कि फंगस अब नए तरीके से फैल रहा है। वह नायोमी से वादा करता है कि वह जल्द ही वहां पहुंच रहा है और उसे कुछ सख्त निर्देश देता है। फंगस को किसी भी हालत में छूना नहीं, सब लोग छिपे रहना और रॉबर्ट या एबिगेल के अलावा किसी और से संपर्क नहीं करना। फोन कटते ही ट्रिनी कहती है कि शायद ये दोनों अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएंगे। इधर ट्रेविस और नायोमी आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या इस फंगस इन्फेक्शन को ज़ॉम्बी जैसा माना जा सकता है। तभी अचानक बाहर से आवाजें आने लगती हैं। पता चलता है कि ग्रिफिन अपनी गैंग के साथ स्टोरेज लूटने आ गया है। जैसे ही वे अंदर घुसते हैं लॉबी में उस फटी हुई बारहसिंघे की लाश देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ग्रिफिन तुरंत रेडियो उठाकर ट्रेविस को धमकाने लगता है, साले तूने मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद कर दिया। इसके बाद उसकी गैंग टीवी चुराने के लिए एक यूनिट में घुस जाती है। उधर रॉबर्ट और ट्रिनी एक फेंस पार करके एक घर में घुसते हैं और वहां एक बॉक्स खोलकर आइटम 7 निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे वापस निकलने लगते हैं वक्त पर उस घर के मालिक ने उन्हें रोक लिया और हाथ में हथियार तान दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड में पता चला कि वह असल में ट्रेनी का बेटा था। ट्रेनी ने उसे शांत करते हुए समझाया कि बेटा आराम से सो जाओ, हमें बस कुछ सामान लेना है और हम चले जाएंगे। बाहर निकलकर रॉबर्ट ने ट्रेनी को डांटते हुए कहा कि ऐसे खतरनाक सामान घर में रखना बिल्कुल गलत है। लेकिन ट्रेनी ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और उल्टा रॉबर्ट को गले लगा लिया। फिर उसने कहा कि अब रॉबर्ट अकेले ही आगे जाए क्योंकि वह पहले जैसी तेज नहीं रही। अगर वह साथ जाएगी तो सिर्फ रुकावट बनेगी। उधर ड्राइव करते हुए रॉबर्ट ने एबिगेल से फोन पर बात की और बताया कि अगर बारिश हो गई तो यह फंगस बहुत तेजी से फैल सकता है और इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। वह सैटेलाइट एक्सेस मांगता है क्योंकि फंगस से संक्रमित शरीर रडार पर ज्यादा गर्म दिखाई देते हैं। लेकिन इसके लिए एबिगेल को कुछ ऊंचे अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती है। इधर फैसिलिटी में ट्रेविस वहां से निकलना चाहता था लेकिन नायोमी उसे रोकती है क्योंकि बाहर खतरा और भी बढ़ चुका था। इस बात पर दोनों में बहस होती है और आखिरकार ट्रेविस अपनी बात मनवा लेता है और दोनों यूनिट से बाहर आ जाते हैं। कॉरिडोर में छुपते हुए उन्हें माइक दिखाई देता है जिसका शरीर अब और भी ज्यादा खराब हालत में पहुंच चुका था। कुछ ही देर बाद
माइक कुछ चोरों को एक यूनिट में पकड़ लेता है और उनके चेहरे पर फंगस वाली उल्टी करके उन्हें भी संक्रमित कर देता है। फिर उन्हें अंदर बंद कर देता है ताकि फंगस पूरी तरह उन पर कब्जा कर सके। इसके बाद वह ट्रेविस और नायोमी को देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। जैसे ही वह उनके करीब पहुंचने वाला होता है, तभी मैरी अचानक उसे गोली मार देती है और माइक का शरीर वहीं कॉरिडोर में बुरी तरह फट जाता है। मैरी एलिवेटर की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसी वक्त ट्रेविस को ग्रिफिन की आवाज सुनाई देती है तो वह उसे सीढ़ियों की ओर ले जाता है। रास्ते में मैरी अपनी बंदूक ट्रेविस को दे देती है। इधर ग्रिफिन और फ्रेडमैन ट्रेविस को ढूंढने निकल पड़ते हैं और इसी बीच ट्रेविस बंदूक फेंक देता है। बाहर वाले चोर पहले ही इंतजार करते करते थक चुके थे, इसलिए वे सिर्फ कुछ टीवी उठाकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद ट्रेविस ग्रिफिन का सामना करता है और उसे चेतावनी देता है कि माइक के शरीर से दूर रहे। उसी समय बंद यूनिट के अंदर संक्रमित चोर और भी ज्यादा उग्र हो जाते हैं और दरवाजे पर जोर जोर से हमला करने लगते हैं। ट्रेविस उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वे बहुत गंभीर रूप से बीमार हो चुके हैं, लेकिन ग्रिफिन फिर भी दरवाजा खोलने पर अड़ा रहता है। जब वह ट्रेविस को धमकाने की कोशिश करता है, तभी वह खून में फिसल जाता है और गलती से गोली चल जाती है जो ट्रेविस के हाथ में लगती है। अब घायल ट्रेविस धीरे धीरे उसी यूनिट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ट्रेविस ने दरवाजा खोलने की बजाय उसे तुरंत बंद कर दिया। इससे पहले कि ग्रिफिन कुछ समझ पाता, नायोमी ने उस पर फायर एक्सटिंग्विशर चला दिया। पूरा कॉरिडोर धुएं और धुंध से भर गया और इसी मौके का फायदा उठाकर ट्रेविस और नायोमी वहां से भाग निकले। उधर फ्रेडमैन अब ग्रिफिन से पूरी तरह तंग आ चुका था, इसलिए वह बंदूक लेकर उससे भिड़ने चला गया, लेकिन ग्रिफिन ने उसे देखते ही जोरदार मुक्का मार दिया। इसके बाद ग्रिफिन ने यूनिट के अंदर मौजूद चोरों से कहा कि चाबी तुम्हारे पास है, बाहर फेंको। डर के कारण उन्होंने दरवाजा थोड़ा सा खोला और चाबी बाहर फेंक दी। जैसे ही ग्रिफिन ने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गईं। फ्रेडमैन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वह खून पर फिसलकर गिर पड़ा और उसी पल फंगस उसके करीब पहुंच गई, जिससे वह भी संक्रमित हो गया। इसी बीच यूनिट के अंदर एक चोर अचानक कहता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा और अगले ही पल उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वहीं जब ट्रेविस और नायोमी बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो उनकी मुलाकात रॉबर्ट से होती है। एबिगेल कंफर्म करती है कि दोनों अभी तक संक्रमित नहीं हुए हैं। इसके बाद रॉबर्ट उन्हें बंदूकें और हैजमैट सूट देता है और बताता है कि उन्हें वापस अंदर जाकर आइटम 7 सेट करना होगा, जो असल में एक बम है। यह सुनकर ट्रेविस घबरा जाता है क्योंकि वह किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन रॉबर्ट उसे समझाता है कि धमाका सिर्फ जमीन के नीचे होगा और यही दुनिया को बचाने का एकमात्र तरीका है। रॉबर्ट खुद पार्किंग लॉट में रुकने वाला होता है ताकि कोई भी संक्रमित बाहर आए तो वह उसे रोक सके। इसके बाद ट्रेविस और नायोमी सूट पहनकर बम लेकर अंदर चले जाते हैं। रॉबर्ट पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ियों के टायर काटना शुरू कर देता है ताकि कोई भाग न सके। तभी एबिगेल बताती है कि एक गर्म बॉडी उसकी तरफ बढ़ रही है और तुरंत ही फ्रेडमैन उसके पीछे दिखाई देता है। रॉबर्ट बिना देर किए उस पर गोली चला देता है, लेकिन अचानक मुड़ने की वजह से उसकी कमर में मोच आ जाती है और वह गिर पड़ता है। धमाके में फ्रेडमैन खत्म हो जाता है और रॉबर्ट बाकी वाहनों पर भी गोली चलाकर वहां छोटी सी आग लगा देता है। उधर सीढ़ियों पर ग्रिफिन जब अपने संक्रमित साथियों को काबू करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे धमाके की आवाज सुनाई देती है और उनमें से एक वापस भाग जाता है। इधर ट्रेविस और नायोमी चैम्बर तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि फंगस अब अगले कमरे तक फैल चुका है। अगर यह पाइपलाइन तक पहुंच गया तो हालात और भी खतरनाक हो जाएंगे, इसलिए इसे रोकना बेहद जरूरी है। जब वे बम लगाते हैं तो उन्हें हैरानी होती है कि रॉबर्ट पहले ही टाइमर एक्टिवेट कर चुका है और उनके पास सिर्फ 6 मिनट बचे हैं। दोनों तुरंत भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच काउंटडाउन अचानक ग्लिच करने लगता है और समय और तेजी से कम होता जा रहा था। उधर बाहर रॉबर्ट ने देखा कि फ्रेडमैन के शरीर से फंगस फैलते हुए उसकी तरफ बढ़ रही है। उसी समय ग्रिफिन ने एक इन्फेक्टेड बॉडी को दरवाजे की तरफ धक्का दिया और रॉबर्ट ने तुरंत उसे गोली मार दी। उसने ग्रिफिन पर भी फायर करने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही अंदर भाग चुका था। तभी अचानक एक अजीब घटना हुई। वह संक्रमित शरीर जो गिरा हुआ था वह किसी तरह फिर से उठ गया और बोलने लगा। यह देखकर ग्रिफिन बुरी तरह डर गया और तुरंत उस पर गोली चला दी, फिर वहां से भाग निकला। लेकिन जैसे ही ग्रिफिन रॉबर्ट पर फायर करने ही वाला था, ट्रेनी अचानक वहां आ गई और उसने उससे पहले ही ग्रिफिन को गोली मार दी। इधर ट्रेविस और नायोमी का रास्ता आखिरी बचे हुए इन्फेक्टेड ने रोक दिया। नायोमी ने बिना समय गंवाए उसे गोली मार दी और दोनों आखिरकार बिल्डिंग से बाहर निकल आए। बाहर आते ही ट्रेनी ने फिर से बंदूक उठाई, लेकिन रॉबर्ट ने कंफर्म किया कि ट्रेविस और नायोमी सुरक्षित हैं। इसके बाद सभी ने मिलकर रॉबर्ट को सहारा दिया और उसे गाड़ी में बैठाया और वहां से निकल पड़े। तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना भयानक था कि पूरी जमीन कांप उठी और दरकने लगी। नायोमी पूरी स्पीड में गाड़ी भगाने लगती है और गिरते हुए मलबे से बचते बचाते किसी तरह सभी वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद धमाका थम जाता है और अब सब सुरक्षित होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना।